हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवर्ण संज्ञा। इससे पहले जो हमने संज्ञा पढ़ी थी वो अनुनासिक संज्ञा थी, जो कि पहले अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र था। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे उसी के आगे का पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र, जो है सवर्ण संज्ञा। उससे पहले मैं आपको व्याकरण शास्त्र की त्रिमुनियों के बारे में बता देना चाहती हूँ। इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए त्रिमुनि हमेशा याद रखिएगा कि व्याकरण शास्त्र में त्रिमुनि कौन कौन कहे जाते हैं। तो वह है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। और उनके जो व्याकरण शास्त्र जो उन्होंने दिए वो भी याद रखिएगा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कात्यायन ने उन्हीं की अष्टाध्यायी पे वार्तिक दिए और पतंजलि ने भाष्य लिखा। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं सवर्ण संज्ञा। तो मैंने आपको वीडियो के पहले ही में बता दिया स्टार्टिंग में कि ये पहले अध्याय के पहले पाद का 9वां सूत्र है। याद जरूर रखिएगा। हो सकता है नंबर ना आपसे पूछे, पर अध्याय और पाद तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ही सेम ही है, पहला और पहला। ठीक है। अब सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तो सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यस् प्रयत्नम सवर्णम। इसका मतलब क्या हुआ? तो यानी कि तुल्य का मतलब होता है समान, और आस से यानी कि मुख से उच्चारित होने वाले। अब मुख से हम क्या उच्चारित करते हैं? मुख से हम उच्चारित करते हैं वर्ण, और वर्णों के क्या होते हैं? उच्चारण स्थान। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका आस से यानी कि जो उनका उच्चारण स्थान है, और प्रयत्न, प्रयत्न को हम प्रयत्न नहीं यत्न पढ़ते हैं। और यत्न मैंने आपको वीडियो उसका दिया है, अलग से वीडियो दिया है, आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। तो यत्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर और बाह्य। तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा प्रयत्न, तो अब हम दोनों को लेंगे, अभ्यांतर और बाह्य, कि खाली अभ्यांतर या खाली बाह्य। तो उन्होंने बता दिया कि प्रयत्न यानी कि पहले आने वाला। तो पहला कौन आता है? पहले आता है अभ्यांतर। तो यानी कि ऐसे आस्य और प्रयत्न जिनका अभ्यांतर प्रयत्न सतुल्य होगा, समान होगा, उनकी क्या होगी? उनकी होगी सवर्ण संज्ञा होगी। ठीक है। तो क्या क्या उसमें एक क्या उन्होंने दिया? उन्होंने दिया कि मुख से उच्चारित होने वाले जो उच्चारण स्थान होंगे वर्णों के वो समान होंगे, और जो उनका अभ्यांतर प्रयत्न, ये दोनों चीजें जब समान होंगी तो वहां पर हो जाएगी सवर्ण संज्ञा। तो अब भाई आप कैसे जानेंगे कि ये सवर्ण संज्ञा है कि नहीं? तो जैसे कि कहा रमापि, ठीक है, यानी कि रमाधन अपे। ठीक है। अब देखिए रमा के माँ में जो है बड़ा आ है, ठीक है, बड़ा आ है, और अपी में छोटा आ है। तो दोनों ही का उच्चारण स्थान क्या है? दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ, और ये इनका अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? तो ये इनका दोनों का ही जो अभ्यांतर प्रयत्न है वो है विवृत। तो यानी कि दोनों ही समान है, चाहे इसका हो चाहे बड़ा हो विवृत है, छोटा हो विवृत है। आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, और आ छोटे आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। तो यानी कि इनका जो है हम कह देंगे कि इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। इसी प्रकार भानुदया, तो भानुदया के नाम में जो छोटा ऊ है वो भी कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। और जो ऊ है वो भी कहाँ है भाई? जब वो छोटा ऊ ओष्ठ से, तो क्या ये छोटा ऊ कहीं और से बोलेंगे? इसको भी तो ओष्ठ से ही बोलेंगे ना। तो ये भी है ओष्ठ से, हो यानी होठों से बोलते हैं। ऊ जब हम बोलते हैं ना, तो ऊ आपकी होठ बाहर की तरफ निकलती है। और इनका जो अभ्यांतर प्रयत्न है, तो यानी जितने भी स्वर होते हैं उनका अभ्यांतर प्रयत्न कहाँ पे होता है? उनका अभ्यांतर प्रयत्न होता है विवृत। तो इसी वजह से इसकी भी ऊ की भी क्या हो जाएगी? हमारी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। ठीक। तो ये तो हम अच की बात हो गई कि जो अच वर्ण थे उनकी सवर्ण संज्ञा हो गई। लेकिन कहा उन्होंने फिर एक सूत्र दिया कि नाच झलव, यानी कि ना में क्या है? बड़े आ की मात्रा है। तो इस आ की मात्रा को हमने निकाल लिया, और जा को हमने कर दिया चा संधि से। तो जब जा को कर दिया चा, यानी कि ना अच, और झा से संधि किया तो वहां पे क्या? हा हो गया। यानी कि ना अच और हल, यानी कि अच और हल, यानी एक तरफ अच हो और दूसरा वर्ण, जैसे भाई यहाँ आ और आ था, यानी इसमें भी आ था, इसमें भी आ था, स्वर थे। लेकिन एक तरफ स्वर हो और एक तरफ हल होगा तो वहां पर सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर नाच झलो का एक और सूत्र दिया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों कि भाई अच और हल होगा, तो भाई क्यों गए? उनका अभ्यांतर प्रयत्न ही चाहे क्यों ना समान हो, या उनका जो है चाहे वो उनका उच्चारण स्थान क्यों ना समान हो, पर क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, जबकि जो स्वर होते हैं वो ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 तरह हो सकती है, यानी उनकी वो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक तक हो सकते हैं। तो एक तरफ जहाँ 1 2 3 की शक्ति है और एक तरफ कहाँ आधी की शक्ति है, तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता है, वो तो पहले से ही हार गए। तो जो भाई जब उनका मुकाबला ही नहीं है तो फिर उनकी सवर्ण संज्ञा कैसे होगी? तो इसी वजह से
यहाँ पर कहा कि नाच झलो, यानी अच अच की सवर्ण संज्ञा होगी, हल हल की सवर्ण संज्ञा होगी, लेकिन एक तरफ अच हो एक तरफ हल हो, यानी एक तरफ स्वर हो एक तरफ व्यंजन हो, तो उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जैसे दंड हस्ता। अब जैसे कि दंड और हस्ता है, तो अगर ये सूत्र ना देते तो ये हो जाता है कि भाई डा में क्या है, आ है, और हा, तो आ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, कंठ, और हा का उच्चारण स्थान क्या है, वो भी कंठ है ना। और आ और हा तो जो है इनका भले ही अभ्यंतर प्रत्यय भाई अलग है, क्योंकि अभ्यंतर प्रत्यय भाई इनका अलग है, तो वैसे तो हम मान सकते हैं कि अभ्यंतर प्रत्यय तो इनका अलग है, तो वैसे भी सवर्ण नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए ऐसा कोई वर्ण आ जाता कि जिसमें यहाँ पे तो अर्धमात्रिक स्वर होता, और वहाँ पे भी होता, तो होता है कि इनका सबका अभ्यंतर प्रत्यय और ये तो सब समान ही है, तो चलो हाँ ये भी जो है सवर्ण संज्ञा है। तो इस वजह से सूत्र बता दिया कि भाई डा में आ था और हा है, तो इनका उच्चारण स्थान भाई सेम है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कहते हैं कि सवर्ण संज्ञा, तो इसलिए कह दे कि नहीं, नाच झलो, यानी कि अच और झलो की झल की जो अच और जो हल होंगे उनकी जो है क्या नहीं होगी, सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। जैसे दंड हस्ता दधि शीतम, है ना। और नहीं तो भाई यहाँ पे भी, अब जैसे कि यहाँ देखिए समान था, यहाँ दधि में छोटी ई है और यहाँ शीतम में भी क्या है, बड़ी ई है, तो दोनों का भाई क्या हो जाता, समान हो जाता है ना, कि भाई यहाँ भी उच्चारण स्थान से में हो, यहाँ पे तो अच भी है, तो इसीलिए कह दिया कि जो पहला वर्ण भाई यहाँ क्या है, भले ही यहाँ पे छोटी ई है, लेकिन पहला यहाँ पे वर्ण क्या है, शा है ना, तो एक अच है एक तरफ हल है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर ये ना झलो से उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ऐसा भैया ना कर देना कि तुम यहाँ पे जाके करो और अपने एग्जाम में कर देना, और उसके बाद फिर वहाँ पे जाके सवाल गलत करके अपना नंबर कम करवा लेना। ठीक है, अच्छा ये तो पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी में दे दिया, लेकिन जब कात्यायन जो थे वो वार्तिक लिख रहे थे अष्टाध्यायी को अपना समझ कर देखकर, तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो उन्होंने कह दिया कि भाई समान होने चाहिए, और अगर समान नहीं होंगे तो फिर जो है उसकी तो सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा तो फिर री और री वाला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर जब दीर्घ संधि करेंगे तो वहाँ पे तो आ ई उ री और री, तो भाई तीनों का दीर्घ होता है और री का तो दीर्घ होता नहीं है। और मान लीजिए ऐसा कोई संधि आ ही जाए यहाँ पर री हो, तो री को फिर आप दीर्घ कैसे करेंगे, री का तो दीर्घ होता नहीं है। तो इसी वजह से इसी समस्या को दूर करने के लिए वार्तिक दे दिया कात्यायन जी ने, रील री वर्णयो मिथा सवर्ण्यम वाच्यम, यानी कि परस्पर रील री वर्ण को कहना चाहिए सवर्ण्यम, परस्पर कहना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि री और री को आप परस्पर इसको सवर्ण ही समझिए। ठीक है, भले ही उनके हिसाब से नहीं होते हैं, भाई री का उच्चारण स्थान है मूर्धा, री का उच्चारण स्थान है दंता, भले ही इनका अभ्यंतर प्रत्यय तो समान है, विवृत है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान तो अलग है ना, तो भाई इनके हिसाब से तो यहाँ पर सही है। लेकिन जब हम दीर्घ संधि कर देंगे और मान लीजिए कोई री वाला आता तो उसके लिए प्रॉब्लम होता ना, तो इसलिए उन्होंने इसके लिए वार्तिक दे दिया कि चलो हम इसके लिए इतना सा हम काम करे दे रहे हैं, ये एक उपाय कर लेना और बस तुम्हारा काम, तुम्हारी संधि हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि री वर्ण को परस्पर आप सवर्ण ही कहिए, इसीलिए री और री को परस्पर समान ही कहा जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, कात्यायन के वार्तिक की वजह से कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल समझने वाले हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्या ई और ए की सवर्ण संज्ञा होगी, ई और ए की सवर्ण संज्ञा होगी, तो आप क्या कहेंगे। भाई ई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु, ठीक है, और ए का भी हम 1 मिनट के अगर मान लें तो चलिए हो गया कंठ तालु। ठीक है, भले ही कंठ ज्यादा है पर तालु तालु तो दोनों ही है ना भाई। कंठ तालु भले ही कंठ ज्यादा है उतना ए का, लेकिन उच्चारण स्थान में तालु तालु तो दोनों समान ही है। और इनका भाई जो अभ्यंतर प्रत्यय है वो भी क्या होगा भाई, दोनों का अभ्यंतर प्रत्यय भी विवृत ही होगा। जितने समान स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे विवृत में आते हैं। ठीक है, और क्या ए जो है स्वर नहीं है बिल्कुल है, क्योंकि ये एक संयुक्त स्वर है, आ ई मिलकर बनाता है, और आ भी स्वर है, ई भी स्वर है, इसलिए ए भी स्वर है, तो ए भाई स्वर है तो वो विवृत है। तो क्या ये अब भाई इनका अभ्यंतर प्रत्यय भी समान है तालु तालु से, और इनका अभ्यंतर प्रत्यय से विवृत से, और इनका उच्चारण स्थान से भी ये समान है, तो क्या इसकी सवर्ण संज्ञा होगी। तो ऑप्शन में अगर आपके हो नहीं, हाँ, कह नहीं सकते, पता नहीं, तो अब ऑप्शन में लगाइएगा
कि नहीं, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जो आपका तालु है वो भी आपका आस्य है और कंठ जो है वो भी आपका आस्य है, दोनों ही उच्चारण स्थान है। और इसमें एक कंठ जो है वो ज़्यादा है ना, यानी कि इसको हम ज़्यादा भाई बोल ज़्यादा है ना भाई, कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोल रहे हैं, एक तरफ कहाँ तालु ही है, तो इसी वजह से इनका आस्य समान नहीं है, इसीलिए ये सवर्ण संज्ञा नहीं होंगे। अच्छा मान लीजिए अब मैं आपसे कहूँ कि ये तो मान लीजिए तुल्य प्रथम सवर्णम का हो गया, ठीक है, जहाँ अच्छल की बात नहीं थी। मान लीजिए कि कोई आपसे कहे, आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में आ जाए कि ता और ना की क्या सवर्ण संज्ञा होगी, तो आप क्या कहेंगे? ता और ना की सवर्ण संज्ञा होगी भाई। ता का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत और ना का जो है वो भी है दंत, और भाई ना की वजह से क्योंकि पांचवा वर्ण है तो इसलिए नासिका भी आ जाएगा, ठीक है। और इनका जो अभ्यंतर प्रत्यय है वो क्या है भाई? स्पृष्ट। स्पृष्ट है ना, जिका से लेकर माता जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पृष्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये इनका अभ्यंतर प्रत्यय भी समान है, यानी ये स्पृष्ट है, तो क्या ये सवर्ण संज्ञा इनकी होगी? और दूसरा ना झलऊ, ना झलऊ यानी कि ना झलऊ, यानी कि दोनों ही तरफ क्या है, अच और हल तो वाली बात ही नहीं है, दोनों ही तरफ क्या है, हल है, व्यंजन है, तो यानी कि उस हिसाब से तो इनकी भी बन रही, लेकिन बस यहाँ एक नासिका ज़्यादा है, तो क्या इनकी सवर्ण संज्ञा होगी? जैसे यहाँ पे कंठ ज़्यादा था तो इसकी नहीं हुई, तो क्या इसकी होगी? तो आप ऑप्शन में लगाइएगा कि जी हाँ होगी। क्यों? क्योंकि इनके आस्य जो है वो समान है। यहाँ इनके आस्य समान नहीं थे क्योंकि कंठ भी आपका आस्य ही है, गले के अंदर ही, आपके गला आपके बाहर नहीं है, अंदर से ही आपके उच्चारण आता है। भले ही आप बाहर से गला देखते हैं, लेकिन जब आप हा बोलते हैं हा, तो वो अंदर से आपके आवाज़ आती है ना, हा। लेकिन जब आप नासिका है तो वो आपका आस्य नहीं है। दंत आपके आस्य के मुंह के अंदर है पर नासिका आपके मुंह के अंदर नहीं है, तो इन दोनों का आस्य समान होने की वजह से और अभ्यंतर प्रत्यय इनका समान है ही, इसी वजह से इनकी सवर्ण संज्ञा होगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एक फातिल कंठ देकर दिया और यहाँ पर एक नासिका देकर दिया कि आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे और फिर आप देखते क्या ऑप्शन देते हैं। तो ये याद रखिएगा, नासिका आपका आस्य में नहीं गिना जाता है, जबकि दंत की वजह से इनका उच्चारण स्थान एक समान है और इनका अभ्यंतर प्रत्यय भी समान है, इसीलिए इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। चलिए, एक जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, जैसे कि ए आए और ओ और आओ, क्या इनकी सवर्ण संज्ञा होगी? अब बताइए भाई। ए आए दोनों ही कंठ तालु से बोले जाते हैं, ठीक है, और ओ आओ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठोष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। इसका भी जो अभ्यंतर प्रत्यय है वो क्या है, होता है विवृत ही होते हैं, और इसका भी क्या होगा, ये भी विवृत ही होगा। तो अब तो यहाँ पे सब कुछ समान समान है, ठीक है, उच्चारण स्थान भी समान है, उसका अभ्यंतर प्रत्यय भी समान है, तो क्या इसकी सवर्ण संज्ञा होगी? तो अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आप इसे बताइएगा कि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर पाणिनि जी ने ही इन चारों को अलग अलग माना, यानी कि वहाँ उन्होंने एओं कहा है और अयौच कहा है। क्या कहा है? एओं कहा है और अयौच कहा है, यानी उन्होंने ही ए ओ को और आई ओ को अलग अलग माना है, यानी ए आई ओ आओ को अलग अलग माना है। तो जब उन्होंने ही वहाँ पे उसको अलग अलग माना, भले ही यहाँ कंठ तालु हम तो रख लेते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसको माना ही नहीं है, इसी वजह से सवर्ण संज्ञा इनकी, इन चारों की भी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज के लिए आपकी सवर्ण संज्ञा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कौन कौन से वर्णों की संज्ञा होती है सवर्ण, कौन कौन से नहीं होती है, ये याद रखिएगा। अच की होगी, हल की होगी, री और री सवर्णी होते हैं, इसीलिए उनकी भी सवर्ण संज्ञा होगी, ठीक है। जो आपके मुंह के अंदर है, अगर उनका उच्चारण स्थान समान समान है, अभ्यंतर प्रत्यय समान समान है, इसमें वाह्य प्रत्यय नहीं लिया जाता है, तो उसकी गणना करिएगा ही नहीं। अभ्यंतर प्रत्यय अगर उनके समान समान है तो उनकी भी सवर्ण संज्ञा होगी, ठीक है। एक तरफ अच है, एक तरफ हल है, तो उसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, इसको भी याद रखिएगा। तो ये था पूरे वीडियो का एक निचोड़, मैंने आपको आखिरी में इसको बता दिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आज
आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक आपने देख ही लिया है तो प्लीज़ फिर वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे, यूज़फुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार फिर से कह रही हूँ, इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर इसके अगले की जो संज्ञा है वो मैं आपके लिए लाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।